आप सभी जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर हैं सबको वेलकम करता हूं। यहाँ पे जो है हम 2 प्रश्न लेकर आए हैं और ये है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। इस सप्ताह में आप लोग जान रहे हैं कि MSN 1 और CHN यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा के बारे में, जो कि MSN 1 से था। अब हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, अब हम लोग देख रहे हैं आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के पोलियोमेलाइटिस के बारे में। और ये क्वेश्चन है आपका कॉनिजेंटल हार्ट डिजीज, जो कॉनिजेंटल हार्ट डिजीज होता है वो जो है हम लोग देखेंगे उसके बारे में, और पोलियोमेलाइटिस के बारे में देखेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो कॉनिजेंटल हार्ट डिजीज हो या पोलियोमेलाइटिस हो, दोनों बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पोलियोमाइलाइटिस क्या चीज़, पोलियोमाइलाइटिस होता है। तो ये पोलियो वायरस जनित संक्रामक रोग है। देखिए ये जो पोलियोमाइलाइटिस होता है यह किससे होता है, पोलियो वायरस जनित संक्रमण रोग होता है। यह क्या है, इन्फेक्शन वाला रोग है। यह रोगी के क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मीन्स नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो आप लोग को याद रखना है कि पोलियोमेलाइटिस जो है पोलियो वायरस से होता है और यह संक्रमण रोग है। और यह किसको प्रभावित करता है, तो मेनली रूप से यह डाइजेशन सिस्टम को, पाचन तंत्र को और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है पोलियो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं। अब तो हम ये जान चुके हैं कि पोलियो है क्या। तो पोलियो जो है वो क्या करता है, आपका पोलियो वायरस से होता है, जिसमें होता है कि पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम जो है क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए रोग कारक इसका क्या होता है, मतलब जिससे रोग उत्पन्न होता हो वह कौन सा सूक्ष्म जीव होता है। रोग कारक और प्रसार मतलब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, फैलना, इसका फैलाव कैसे होता है, और इसका जो है पैथोजन मतलब रोग कारण क्या होता है। देखिए कोई भी बीमारी वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है, सीधा जो है आपको ध्यान में रखिएगा, पहले तो उस बीमारी के बारे में 1-2 लाइन लिख दीजिएगा कि ये होता क्या है। दूसरा चीज़ें जो है आपसे पूछेगा कि बताइए इसका कारण। अब कारण में वो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस के कारण होगा तो उसका नाम लिखेंगे, जो प्रॉपर होता है उससे उसका नाम लिखेंगे तो पैथोजन हो जाएगा और वही जो है कारण हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें लिखते हैं, लक्षण लिखते हैं, सिम्टम्स लिखते हैं। तीसरी चीज़ें लिखते हैं उसका निदान लिखते हैं। चौथे चीज़ें लिखते हैं उसका जटिलता लिखते हैं, किस बीमारी में और कौन से जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पांचवा में उसका उपचार लिखेंगे। अब ध्यान में रखते हैं कि उपचार में ये जो बीमारी देख रहे हैं क्या इसमें सर्जरी हो सकता है, क्या सर्जरी होता है इसमें, या सिर्फ जो है दवाई से और इसको रोकथाम करके ही इसका उपचार कर सकते हैं। तो इसमें उपचार में अगर सर्जरी होगा तो सर्जरी और मेडिकल दोनों विधि लिखेंगे। मेडिकल में दवाई के थ्रू और उसके जो भी लक्षण होगा उसका भी दवाई दिया जाएगा, और जो सर्जरी होगा उसमें प्रॉपर उसके लिए जो सर्जरी होता होगा वो सर्जरी का लिखेंगे। उसके बाद जब उपचार हो जाएगा आपसे प्रबंध पूछेगा। तो सर्जरी है तो आपको जो है सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद तीनों नर्सिंग लिखना पड़ेगा। अगर सर्जरी नहीं है तो सीधा नर्सिंग प्लान लिख देंगे कि क्या क्या इस मरीज को कर सकते हैं इस बीमारी में। इतना प्रोसेस जो है आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना पड़ता है, समझ गए। चलिए तो उसी प्रकार से पोलियोमाइलाइटिस के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है। अब इसका जो है कारण देखते हैं और फैलाव यानी प्रसार देखते हैं कि इसका प्रसार, ट्रांसमिशन कैसे होता है इस रोग का, और इस रोग का होने का कारण क्या है। ठीक है, पैथोजन। देखिए पोलियो का रोग कारक पोलियो वायरस होता है। पोलियो का रोग कारक जिससे रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, पोलियो वायरस होता है। क्या होता है, पोलियो वायरस होता है। तो ये चीज़ें हो गया। पोलियो वायरस RNA प्रकार का वायरस होता है, और पोलियो जो वायरस होता है आपसे अभी से ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पोलियो वायरस किस प्रकार का वायरस होता है, तो RNA टाइप्स का जो है ये वायरस होता है। समझ गए, ये लिखना पड़ेगा ये सब कारण में। ठीक है, ये समझ गए कि पोलियो जो है, पोलियो कारक रोग जो है पोलियो वायरस के कारण होता है। और ये पोलियो जो वायरस होता है RNA प्रकार के होता है, DNA और RNA होता है ना, तो उसी में RNA प्रकार का पोलियो होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क के धूसर पदार्थ को प्रभावित करता है। पोलियो का प्रसार मुख मल मार्ग, मुख से, मल मार्ग से, दोनों से, ओरल से और फेकल से, दोनों से हो सकता है। उसके बाद जो है ये होता है। तो ये चीज़ समझ गए कि ये जो है कहाँ कहाँ से फैलाव, इसका ट्रांसमिशन कहाँ से हो सकता है। तो इसका ट्रांसमिशन जो है मुख से होगा या तो मल मार्ग से होगा, दोनों मार्ग से हो सकता है। और यह जो है किसको प्रभावित करता है, तो यह जो है मस्तिष्क, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको भी प्रभावित करता है, और जो है तंत्रिका तंत्र वही होता है। और दूसरी है यह आपको डाइजेशन सिस्टम को भी प्रभावित करता है। तो जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है वो आपका होता है मस्तिष्क के धूसर क्षेत्र को प्रभावित करता है। मस्तिष्क के किस क्षेत्र को, धूसर क्षेत्र को प्रभावित करता है पोलियो। पोलियो कहाँ से फैलता है, मुख से और मल मार्ग द्वारा फैलता है। तो ये तो समझ गए कि किसके कारण होता है और किसके द्वारा फैलता है, ये चीज़ समझ गए। चलिए
नेक्स्ट है, अतः पोलियो का प्रसार ट्रांसमिशन जो है इन्फेक्टेड जो है भोजन मतलब संक्रमित भोजन से, हाथ, पानी इत्यादि से होता है। इसके साथ ही ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा भी होता है। ड्रॉपलेट संक्रमण द्वारा जैसे कोई थूका, कोई छींकता है तो उसमें का जो बूंद बूंद छिटका जो है वो किसी और व्यक्ति पर पड़ जाएगा तो उससे भी होता है। समझ गए? तो यही होता है आपका ड्रॉपलेट संक्रमण। ठीक है, तो बाकी आप लोग जान गए कि पोलियो जो है कहाँ कहाँ से फैल सकता है। मुख से फैलेगा और रेक्टल जो होता है मलाशय जो मल द्वार होता है वहाँ से फैलेगा। साथ ही जो है जब भोजन करेंगे, हाथ अगर गंदगी वाला रहेगा, पानी अगर गंदा पिएंगे तो इस सब से जो है पोलियो होगा। और जो है साथ ही ड्रॉपलेट संक्रमण से भी पोलियो फैलता है। तो इतना चीज़ें पोलियो के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका जो है आप सभी से पूछेगा कि इसका उद्भावन काल, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, देखिए इंक्यूबेशन पीरियड ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मीजल्स, खसरा का उद्भावन काल, टीबी का उद्भावन काल, बहुत सारे चीज़ों का उद्भावन काल पूछता है। तो इसी इंक्यूबेशन पीरियड में, उद्भावन काल में जो आपका होता है पोलियो का, वो उद्भावन काल होता है 7 से 14 दिन माना गया है इसको कि 7 से 14 दिन में जो है पोलियो अपना असर दिखा देता है। जो पोलियो वायरस प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जो है ये 7 से लेकर 14 दिन में अपना लक्षण दिखा देता है। मीन्स जो है ये उद्भावन काल इतना माना गया है 7 से 14 दिन पोलियो का। ठीक है, परंतु यह सदैव निश्चित नहीं होता है। देखिए माना गया है मतलब ये जो है निश्चित नहीं होता है कि इतना से इतना दिन में जो है ये दिखा ही देगा इसका लक्षण। तो जो है ये एक माना हुआ जो एक दिन है, समय है कि इतना दिन में जो है ये उद्भावन काल इसका हो सकता है। बट यह परंतु सदैव निश्चित नहीं होता है कि इतना दिन में दिखेगा ही। यह मुख्यतः बाल अवस्था में 6 माह से लेकर 3 वर्ष की आयु में होता है। यह जो है जो बाल अवस्था होता है वहाँ पे जब 6 माह का बच्चा होता है वहाँ से लेकर और 3 वर्ष तक जो है ये क्या किया जाता है, इफेक्टेड हो सकता है। इसका कोई जो है फिक्स जो है ऐसा इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है। सिर्फ जो है माना गया है कि 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। और ये जो है मुख्यतः बाल अवस्था में 6 माह से लेकर 3 वर्ष के आयु में दिखाई देता है या होता है। समझ गए? चलिए तो ये उद्भावन काल के बारे में जान गए। चलिए अब इसका जो है क्लिनिकल फीचर देखते हैं, लक्षण देखते हैं। तो देखिए जो क्लिनिकल जो फीचर होता है पोलियो वाले पेशेंट का, किसी भी बच्चा को अगर पोलियो हुआ रहेगा तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, जो पोलियो जिसको हुआ रहेगा। तो देखिए पोलियो में लक्षण को 2 प्रावस्थाओं में रखा गया है। पोलियो का जो लक्षण है इसको 2 कंडीशन में, 2 स्टेज में जो है इसको रखा गया है। एक होता है प्री पैरालिटिक स्टेज मतलब लकवा पूर्व अवस्था, मतलब किसी बच्चा को अगर पोलियो हुआ होता है तो उसको जो है एक प्रकार से लकवा का रूप दिया जाता है पोलियो का। अब ये जो पोलियो होता है तो पोलियो होने से पूर्व का अवस्था और एक होता है पोलियो के दौरान का अवस्था। ये 2 स्टेज में जो है इसके लक्षण दिखाई देते हैं कि जब मान गए पोलियो होने वाला है तो मतलब जो पोलियो किसी को अटैक करने वाला है, अटैक कर चुका है, तो उससे जो पहले लक्षण दिखाई देता है वो होता है आपका लकवा पूर्व की अवस्था, प्री पैरालिटिक स्टेज। और एक होता है ड्यूरिंग में, मतलब जब पोलियो अटैक कर चुका है उस दौरान कौन कौन लक्षण दिखाई देता है, मतलब एक होता है लकवा के दौरान। तो ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लकवा के पूर्व की अवस्था। ठीक है, चलिए गले में खराश मतलब सोर थ्रोट। देखिए अगर किसी पेशेंट को पोलियो अटैक हुआ है तो उसको लकवा होता है। अब लकवा होने से पहले क्या होता है, लकवा के दौरान क्या होता है, इसको 2 स्टेज में लक्षण दिखाई देता है पोलियो में। तो हम लोग लकवा से पहले का स्टेज देख रहे हैं। पहले होगा गले में खराश होगा, जी मचलेगा, उल्टी होगा, जिसको जी मचलना नौसिया बोलते हैं और वोमिटिंग बोलते हैं, उल्टी होना, दस्त लगना, डायरिया होना, बुखार होना। ये जो है लकवा से पूर्व का स्टेज होता है। समझ रहे हैं? तो इसको जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि अधिक पसीना आना मतलब डाइफोरेसिस होगा, चिड़चिड़ापन इरिटेबिलिटी होगा, गर्दन में करापन होगा, नेक रिजिडिटी होगा। तो ये चीज़ें समझ गए आप लोग कि क्या क्या होगा। उसके बाद है अति संवेदनशील होगा। उसके बाद जो है हाइपर एस्थेसिया होगा, अति संवेदनशीलता। CSFC मतलब इंक्रीज CSFC सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड होता है। ये जो है आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा मस्तिष्क में। और जो है तेज धड़कन चलने लगता है, टेकिकार्डिया। तो किसी अगर पेशेंट को पोलियो हुआ रहता है तो पोलियो में जो है लकवा हो जाता है। तो लकवा से पूर्व जो है कौन सा लक्षण दिखाई देता है, तो जैसे जी मचलना, भूख न लगना, गर्दन में करापन,
धड़कन, गले में खराश, CSF स्तर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा मतलब सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड बढ़ जाएगा, तेज धड़कन टेकिकार्डिया, अति संवेदनशीलता हो जाएगा। ये सब जो है एक आपको दिखाई देता है। नॉर्मली चिड़चिड़ापन होता है, अत्यधिक पसीना आएगा, बुखार होगा, दस्त लगेगा, जी मचलेगा, गले में खराश, ये सब जो है आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि पैरालिटिक्स से पहले का ये सब अवस्था होता है और ये संकेत भी करता है। ठीक है, ये समझ गए। ये सब होता है पहले स्टेज में कि जब पहले लकवा से पूर्व का स्टेज होता है। अब हम लोग देखते हैं लकवा अवस्था, मतलब जब लकवा दे चुका है, लकवा अगर किसी पेशेंट को पोलियो बच्चा को हुआ है और उसे लकवा ग्रसित हो चुका है तो उस दौरान जो है लकवा अवस्था में क्या क्या जो है पैरालिसिस स्टेज में जो है क्या क्या दिखाई देता है लक्षण फीचर, तो इसको देखते हैं। जैसे लकवा की अवस्था में जो है चलने में कठिनाई होगा, डिसेबिलिटी इन वॉकिंग। अब हो सकता है उसके पैरालिसिस किसी भी शरीर में मार सकता है, हाथ पैर शरीर के किसी भी अंग में या संपूर्ण अंग को भी प्रभावित कर देता है। तो जो है चलने में कठिनाई होगा पेशेंट को लकवा के दौरान। उसके बाद है गले में निगलने में कठिनाई होगा, अगर उसको गर्दन में पैरालिसिस मारा होगा तो हाथ पैरों में गति कम हो जाएगा। जो पेशेंट होता है अगर उसको पैरालिसिस मारता है तो उसका हाथ पैर में जो गति होता है कम जाता है पैरालिसिस वाले को। ठीक है, तो ये सब जो है मात्र ये तीन जो है आपका दिखाई देता है और ये तीनों जो है लकवा के दौरान होता है कि आपका बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं करेगा, निगलने में कठिनाई होगा, चूँकि गर्दन में खराश था, गर्दन में अकड़न था, गर्दन में जो है आपका बहुत सी प्रॉब्लम है। प्री पैरालिटिक स्टेज में देखे थे ना कि गले में खराश, गले में अकड़न, गले में दर्द, तो उसी का अगर ये सब एहसास दिलाता है कि आपको पैरालिसिस हो सकता है तो गर्दन में पैरालिसिस हो जाएगा तो जो है डिस्फेजिया हो जाएगा, मीन्स निगलने में कठिनाई हो जाएगा, हाथ पैरों में गति कम हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं पैरालिसिस वाले पेशेंट को हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, तो वही गति कम हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, शरीर में जो मजबूती है वो कम जाएगा। तो ये जो है ये सब होता है पैरालिसिस वाले पेशेंट का लक्षण दिखाई देता है। तो लक्षण में क्या लिखिएगा कि दो स्टेज, एक होता है प्री पैरालिटिक स्टेज मतलब लकवा पूर्व प्रावस्था और एक होता है लकवा के दौरान अवस्था यानी लकवा का अवस्था। तो दोनों स्टेज को देख लिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके डायग्नोसिस क्या होगा। इसके डायग्नोसिस मतलब इसमें कौन कौन सा जो है डायग्नोसिस संभव है। तो सबसे पहला डायग्नोसिस संभव है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, लक्षणों की उपस्थिति का जांच किया जाता है। अब लक्षणों की उपस्थिति का मतलब क्या कि गले में खराश है, तेज धड़कन है, जी मचल रहा है, भूख नहीं लग रहा है, बुखार हो रहा है, गर्दन में अकड़न है, गले में खराश है, तो ये सब का जो है जाँच, यही सब लक्षण का जाँच करके पता किया जाता है, क्योंकि लक्षण भी एक उसका सपोर्टिव ही बीमारी होता है तो हो सकता है लक्षण से पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद है रक्त जांच होता है, ब्लड एग्जामिनेशन होता है, मल का स्टूल का जांच होता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि ये जो इसका प्रसार होता है मुख से या मल द्वार से होता है। CSF जांच होता है, सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड का जांच होता है, जो कि हम लोग देखे हैं कि CSF स्तर बढ़ जाता है लक्षण में लकवा से पूर्व के स्तर में, तो CSF स्तर का भी जाँच होता है, मल जाँच, स्टूल जाँच होता है, ब्लड जाँच होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये सब जो है क्या होता है डायग्नोसिस होता है किस वाले पेशेंट को, पोलियोमेलाइटिस, जिसको पोलियो हुआ रहता है। समझ गए। चलिए, तो ये लक्षण की जांच होता है, शारीरिक जांच, रक्त का जांच, मल जांच, CSF जांच होता है। ठीक है, इतना जांच में निदान में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे जटिलता है, जटिलता मीन्स कहा जाए तो कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या क्या होता है जटिलता, तो देखिए जटिलता क्या होगा, पोलियो वाले पेशेंट को अभी देखे हैं कि लकवा हो सकता है, लकवा मार सकता है तो पैरालिसिस हो जाएगा। इस वाले पेशेंट को निमोनिया हो सकता है जो कि आपको लंग्स को प्रभावित करता है। उसके बाद है विकलांगता, डिजेबिलिटी, अब जिसको पैरालिसिस कर देगा उसको तो अपंगता बना ही देगा, तो डिजेबिलिटी विकलांगता हो सकता है, जो हाथ पैर किसी से भी हो सकता है। ठीक है, श्वसन असफल होना, रिस्पायरेटरी फेलुअर हो जाएगा। अब जो है इसमें रिस्पायरेटरी फेलुअर भी हो जाएगा और मृत्यु भी हो जाता है। तो कभी कभी देखते होइएगा अचानक पैरालिसिस मारता है तो व्यक्ति का जो है सांस भी बंद हो जाता है और जो है व्यक्ति का पूरा हाथ पैर ही काम करना बंद कर देता है, या ब्रेन में पैरालिसिस मारता है तो व्यक्ति का जो है दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। तो ये सब जो है आपका क्या होता है, ये सब भयंकर रूप होता है, जटिलता होता है पोलियो वाले पेशेंट का। समझ गए ना कि पैरालिसिस, निमोनिया, विकलांगता, श्वसन में असफल, रिस्पायरेटरी फेलुअर और मृत्यु, ये जटिलता होता है, मतलब और ज़्यादा भयानक रूप होता है पोलियो वाले पेशेंट का। ठीक है, चलिए
ये हो गया। अब हमने बताया कि इसका उपचार होता है, उपचार में जो है रोकथाम हो सकता है, दवाई हो सकता है। तो इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है? तो प्रिवेंशन के लिए पहला है प्रत्येक शिशु को टीकाकरण के दौरान निर्धारित समय पर ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की 2 बूंद अवश्य पिलाई जानी चाहिए। जिंदगी का 2 बूंद कहा जाता है ना कि जिंदगी के लिए 2 बूंद काफ़ी है, ऐसे करके एक ऐड है ना। तो उसी प्रकार से पहले जो है पोलियो को रोकथाम कैसे किया जाता है, तो देखते होइएगा कि जब टीकाकरण दिया जाता है तो बच्चे को 2 बूंद पिलाया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन का 2 बूंद अवश्य पिलाया जाता है टीकाकरण के दौरान। तो इससे क्या होता है कि पोलियो का खतरा जब बच्चा में कम जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कि पोलियो के टीके का प्रभावशाली को बनाए रखने के लिए कोल्ड चैन मेंटेन रखनी चाहिए। अब जो भी पोलियो के वैक्सीन है, टीका है, उसको जो है अच्छे से काम करने के लिए क्या करेंगे, उसको जो है अच्छे से वो अपना प्रभाव दिखा सके, इसके लिए कोल्ड चैन मेंटेन रखते हैं। कोल्ड चैन मेंटेन मतलब आवश्यक तापमान बना कर रखते हैं जहाँ पर जो पोलियो का टीका का जो प्रभाव हो वो बना रहे, इसी कोल्ड चैन मेंटेन के कारण। तो समझ गए। इसका रोकथाम में क्या लिखेंगे कि OPV दिया जाएगा और पोलियो का टीका दिया जाएगा, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाएगा 2 बूंद, और पोलियो को टीका को प्रभावी बनाने के लिए जो है कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं। तो ये रोकथाम में मात्र 2 ही पॉइंट है, लिख दीजिएगा। ठीक है, और रोकथाम करने का टेक्निक है कि अगर पोलियो वैक्सीन किसी को दिया जाएगा तो जो उम्मीद है, संभावना है बच्चे में खतरा कम हो जाता है, तो उससे रुक सकता है, रोकथाम उससे हो सकता है। ठीक है, बट अगर इसका ट्रीटमेंट कराना हो तो ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा देखिए। पहला है रोगी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन और सेफेक्जिम आदि। देखिए पेशेंट को अगर हम लोग चूँकि देखे हैं कि मुख और मल द्वार से जो है ये फैलता है, तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है UTI, उसके उपचार के लिए जो है इन्फेक्शन के उपचार के लिए कौन सा दवाई दिया जाता है, नॉरफ्लॉक्सासिन और सेफेक्जिम दिया जाता है। ये 2 याद रखिएगा। एंटीबायोटिक है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकता है, इन्फेक्शन को, उसका 2 का नाम है नॉरफ्लॉक्सासिन और सेफेक्जिम। ठीक है, याद रखिएगा। इन्फेक्शन के लिए पोलियो वाले पेशेंट के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन और सेफेक्जिम। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी में अन्य संक्रमण होने पर एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अगर पेशेंट में और ज़्यादा कोई इन्फेक्शन है तो उस अवस्था में जो है क्या करते हैं, अन्य एंटीबायोटिक भी देते हैं उस अनुसार। ठीक है, तीसरा है रोगी की लाक्षणिक प्रबंध किया जाता है, जैसे एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, सीडेटिव। अब चूंकि हम लोग देखे हैं कि इसमें जो है प्री लकवा वाले पेशेंट को, जब किसी को पोलियो होता है और उसको लकवा मारने से पूर्व जो कोई लक्षण दिखाई देता है, तो उस लक्षण में क्या था, बुखार होना, वोमिटिंग होना, दर्द होना, ये सब था ना। तो बुखार के लिए एंटीपायरेटिक्स देंगे उसके लाक्षणिक जांच प्रबंध के लिए, और दर्द के लिए एनाल्जेसिक देंगे, और सीडेटिव दवाइयाँ देते हैं, प्रशांतक जो होता है दवाइयाँ वो देते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण के इलाज के लिए दवाइयाँ हैं। ठीक है, चौथा यहाँ पे देखिएगा कि यदि एक्सट्रेमिटीज में लकवा हो तो कृत्रिम उपकरणों की सहायता से जीवन व्यतीत करने के लिए रोगी को प्रशिक्षित किया जाता है। अब देखिए किसी को ऐसा अगर लकवा हो चुका है जो दवाई से बिल्कुल अब सही नहीं हो सकता है, तो जो है उसको क्या किया जाता है कि कृत्रिम जो भी उपकरण वगैरह बना होता है तो उसको क्या किया जाता है, दिया जाता है, और उसी से जो है व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने के लिए उसे ट्रेनिंग किया जाता है। क्योंकि आप लोग देखते होइएगा कि जब किसी पेशेंट को लकवा मार देता है और वह जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट ठीक नहीं हो सकता है, तो उसमें जो है विकलांगता आता है, और विकलांगता आता है तो उसके लिए जो है क्या करते हैं, उपकरण का इस्तेमाल करता है व्यक्ति चलने फिरने घूमने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है रोगी को। समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे जो है ये 4 पॉइंट लिखिएगा कि पहला में UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए 2 दवाइयाँ देते हैं, और जो कि ऊपर में देखे हैं। उसके बाद है कुछ अन्य अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे। तीसरा में कि लाक्षणिक प्रबंध के लिए दवाइयाँ देते हैं, और चौथा है कि अगर एक्सट्रेमिटीज अगर पैरालिसिस लकवा हुआ है तो जो है कृत्रिम उपकरण देते हैं और उससे प्रशिक्षित करते हैं कि अपना जीवन यापन या जीवन व्यतीत इसी के सहारे करे और कैसे करे। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। अब किसी पेशेंट को अगर पोलियोमाइलाइटिस हुआ है, यानी पोलियो अटैक किया है, तो उस पेशेंट को, उस बच्चा को जो है क्या क्या नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, पहला है बालक को सहयोग के लिए बैसाखी मतलब क्रचर, क्या चीज़, क्रचेज वाटर आदि उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, बालक को सबसे पहले बैसाखी उपलब्ध कराए, क्योंकि पेशेंट के अपंगता हो सकता है पैरालिसिस वाले पेशेंट को, तो उसे बैसाखी दे, और वाकर मतलब चलने वाला जो उपकरण होता है वो दे, उसको सहायता करे, उपलब्ध कराए। ठीक है,
दूसरा है बालक को संतुलन आहार प्रदान करे जिससे शरीर में उसे ताकत मिल सके, ठीक है। तीसरा है बालक व उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सहारा इसलिए प्रदान करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन में पोलियोमेलाइटिस के थ्रू जो लकवा होता है वो ठीक नहीं होने वाला होता है, तो उसके माता पिता टेंशन में ना रहे, इसके लिए जो है साइकोलॉजिकल सहारा प्रदान करना चाहिए। ये नर्स का काम होता है, दायित्व होता है। और आखिरी है कि मांसपेशियों में होने वाले दर्द को कम करने के लिए NSAID व टॉपिकल औषधि दी जानी चाहिए। अगर मांसपेशिया में दर्द हो रहा है तो उसके लिए NSAID व टॉपिकल औषधि मेडिसिन देनी चाहिए मांसपेशी में दर्द होने पर। तो ये नर्सिंग प्रबंध जो कि कुछ खास ज़्यादा इस पेशेंट को आप कर नहीं सकते हैं, जिसको पैरालिसिस और अगर पोलियो हो चुका है तो उस पेशेंट को ज़्यादा चीज़ें तो नर्स क्या कर नहीं सकती है। तो जो लाक्षणिक प्रबंध होगा, जो इन्फेक्शन वगैरह जो दवाई वाई है वही सब देगी, उसी सब आहार के संबंधित यही सब चीज़ें करेगी। अगर अपंगता है तो उसको बैसाखी दिलवाएगी, वाकर देगी, तो यही सब चीज़ें करेगी, दूसरा क्या कर सकती है इसमें। तो यही जो है आपका होता है नर्सिंग प्रबंध पोलियोमेलाइटिस वाले पेशेंट को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। क्या चीज़? कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज मतलब जन्मजात हृदय संबंधी बीमारी को परिभाषित कीजिए। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि जन्मजात कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज CHD क्या होता है। देखिए कहीं कहीं आपको CHD करके भी दे दिया रहेगा कि CHD डिफाइन CHD एंड मैनेजमेंट ऑफ CHD फ्रॉम नर्सिंग फ्रॉम बाय नर्सेज। तो जो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज CHD को परिभाषित करना है और इसका जो है उद्देश्य लिखना है, और साथ में जो है इसका जो है प्रबंध कैसे, नर्सिंग प्रबंध क्या क्या होगा इसको देखेंगे। तो जन्मजात हृदय संबंधी बीमारी क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए जन्मजात हृदय रोग क्या होता है। नाम से यह स्पष्ट है कि जन्मजात हृदय रोग मतलब जन्म के समय से ही जो हृदय से संबंधित जो बीमारियां होता है वही जो है जन्मजात हृदय बीमारी कहलाता है। अब हृदय से संबंधित कौन कौन बीमारी हो सकता है, तो देखिए जन्मजात हृदय रोग से तात्पर्य है हृदय अथवा महाधमनी, महाशिरा अथवा बड़ी रक्त वाहिकाओं में जन्मजात किसी रचनात्मक त्रुटि की उपस्थिति से होता है, जो भले ही जन्म के समय ज्ञात न हो पाए परंतु उपस्थित जन्म के समय से ही हो। देखिए जन्मजात हृदय रोग वो रोग होता है कि जैसे हृदय से संबंधित अथवा महाधमनी, महाशिरा तथा जो रक्त जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होता है कि जन्म से ही जो है क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो रचना होता है गर्भ में उसमें कुछ एरर आता है, कुछ त्रुटि के वजह से जो है उसके शरीर में हार्ट में कोई जो है पूर्ण रूप से जो है उसका रचना नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसमें जो है समस्या उपस्थित हो रहता है। भले ही ये समस्या जन्म के समय नहीं दिखता हो किसी को, बट धीरे धीरे जब आगे बच्चा बढ़ता है तो जो है ये उसमें उपस्थित रहता है और दिखाई देता है, ठीक है। तो यही होता है जन्मजात हृदय रोग। जन्मजात हृदय रोग में क्या होगा कि जन्मजात हृदय रोग से तात्पर्य है कि हृदय तथा हृदय से संबंधित जो महाधमनी है, महाशिरा है और बड़ी जो रक्त कोशिका है, ब्लड वेसल्स है, उसमें जो है जन्मजात किसी रचनात्मक मतलब जन्म से पहले जो रचना उसका हुआ है उस रचना में ही कहीं ना कहीं त्रुटि हुआ है, जो क्या है वो त्रुटि उसमें उपस्थित है। भले ही वह जन्म के समय नहीं दिखता हो बट उसमें ये उपस्थित होता है जन्म से ही, और वही जो है जन्मजात हृदय कहलाता है, ठीक है। सीधा समझिए एक लाइन में कि जन्मजात हृदय रोग वह रोग होता है जो बच्चा में जन्म के समय से ही जो है यह मौजूद रहता है। अब ये कब होता है कि हृदय में महाधमनी, महाशिरा और रक्त के सबसे बड़ी जो वाहिका है उसमें जो है रचने में त्रुटि रहता है, पूर्ण रूप से उसका रचना नहीं हो पाया रहता है, जिसके कारण जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें समस्या मौजूद रहता है। भले ही वो समस्या नहीं उस समय दिखता हो लेकिन वह पहले से ही जन्म के पहले से ही जो है गर्भ में से ही वो प्रॉब्लम रहता है और हार्ट से संबंधित, और वही होता है जन्मजात हृदय रोग। समझ गए। चलिए अब इसी में क्वेश्चन लॉन्ग में पूछेगा तो उसमें और सारा चीज़ क्या पूछेगा। देखिए जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चे का नर्सिंग केयर प्लान तैयार कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो है राइट द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ ए चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। मतलब अगर कोई बच्चा है और वो जन्म लिया है और उसको एक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है मतलब जन्मजात हृदय रोग है, तो उसको जो है नर्स केयर कैसे अपना प्लान तैयार करेगी, क्या क्या चीज़ें करेगी, तो इसको जो है लिखना है, ठीक है। चलिए
सबसे पहले है इसका ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा, नर्सिंग केयर प्लान तैयार करने का इसका उद्देश्य क्या होगा। कॉन्जेंटल हार्ट वाले पेशेंट को, बच्चा को जो ये नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेगी इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। देखिए, तो उद्देश्य में रोगी के आकलन के पश्चात चिकित्सीय उपचार की योजना तैयार किया जाता है। अब जो बच्चा होता है उसका जो है आकलन किया जाता है कि हाँ बच्चा में एक कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज है और उसी अनुसार से जो है उसका योजना तैयार किया जाता है उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट उद्देश्य ये होता है कि पर्याप्त पोषण का प्रावधान करना, मतलब जो बच्चा है उसको जो है पर्याप्त पोषण दिलाएं, ये जो है प्रावधान किया जाता है। तीसरा है संक्रमण से बचाव किया जाता है वैसे पेशेंट को जिसको कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज हो। नेक्स्ट है कि नैदानिक एवं उपचारात्मक प्रक्रियाओं में सहायता करना। एक नर्स का ये दायित्व होता है कि जो है केयर प्लान तैयार करे तो उसमें उसको जो है नैदानिक और जो ट्रीटमेंट वाला जो प्रक्रिया है उसमें सहायता करना चाहिए। बच्चे एवं उसके माता पिता को मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। श्वसन कष्ट में आराम पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको श्वसन में भी दिक्कत होगा ही होगा, तो उसको जो है श्वसन कष्ट में आराम दे। आठवां में है कि ऑक्सीजनीकरण को सुधार करना, मतलब जो ऑक्सीजन लेने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है उसमें सुधार करेंगे और जटिलताओं को निरीक्षण हेतु और उस पर जो है नियंत्रण करेंगे। तो ये जो है इसका उद्देश्य होता है। इसीलिए नर्सिंग केयर इसका प्लान तैयार किया जाता है कि पेशेंट को कैसे पोषण दिया जाएगा, कैसे ऑक्सीजन सुधार किया जाएगा, कैसे अगर लक्षण उसमें जो है दिखाई देता है कि श्वसन कष्ट है तो श्वसन कष्ट को जो है सुधारा जाता है, जटिलताओं का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन और उस पर कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब इसका उद्देश्य होता है नर्सिंग केयर प्लान का, जो इसमें आपका किया जाता है। इसलिए नर्सिंग केयर प्लान, तो उद्देश्य देख लिए कि क्यों जो है नर्सिंग प्लान किया जाएगा कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज वाले को। अब चलिए नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं, ठीक है, समझिएगा। पहला यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा कि बच्चे को अधिकतम आरामदेह एवं सुविधापूर्ण स्थिति में रखें। नर्सिंग केयर प्लान में मतलब योजना में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे कि बच्चे को सबसे पहले जो है आरामदायक स्थिति प्रदान करेंगे और सुविधापूर्ण जो स्थिति होगा उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको आराम देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है नर्स का काम कि चिकित्सकीय लक्षण को निरीक्षण करेंगे, मतलब उसके अंदर कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज के कारण कोई और लक्षण दिखाई देगा तो उसका जो है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका जो है नर्सिंग निदान सुनिश्चित करेंगे और नर्सिंग योजना तैयार करेंगे कि कैसे इसका जो है निदान करके कैसे इसका जो है प्लान तैयार करना है उपचार के लिए, ठीक है। तो ये जो है लक्षणों का निरीक्षण होता है, जो कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज के कारण लक्षण आया हो उसका। नेक्स्ट है असमान लक्षण जैसे हृदय असफलता के चिन्ह आदि दिखने पर तत्काल चिकित्सक को सूचित करें। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम है, तो कुछ ऐसे लक्षण जो कि उस बीमारी में लक्षण हटके दिखता हो तो ऐसे स्थिति में तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करेंगे कि सर उस बच्चे में ऐसे ऐसे जो है सिम्टम्स दिख रहा है, क्या किया जाए। चौथा है श्वास कष्ट होने पर बच्चे को अनुकूल उपयुक्त स्थिति में लिटाएं। अगर बच्चे को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है तो उससे जो है ऐसा पोजीशन देंगे जिसमें वो अच्छे से श्वास ले सके और प्रॉब्लम जो है उसका दूर हो सके, ठीक है। पांचवा है देहनी लता की स्थिति में ऑक्सीजन दे। अगर शरीर जो है नीला पड़ रहा है तो उस स्थिति में ऑक्सीजन देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अति निर्जलीकरण होने पर मूत्रवर्धक औषधियाँ दे। अगर अत्यधिक निर्जलीकरण हो रहा है तो उससे जो है औषधियाँ, मूत्र जो है अति जलीयकरण मतलब शरीर में अधिक जो है जल का मात्रा अगर हो रहा है तो मूत्रवर्धक दवाइयाँ देंगे ताकि मूत्र अधिक करेगा, शरीर से जल निकलेगा। सातवां है हृदय असफलता की स्थिति में चिकित्सीय परामर्श के अनुसार डिस्टिलीकरण करें। हृदय असफलता का मतलब है कि जब हार्ट फेलुअर की स्थिति में डॉक्टर जैसे कह रहे हैं उस परामर्श से, कंसल्ट से जो है डिस्टलाइकरण करेंगे। मीन्स जो हार्ट में फेल होने पर जो डिजिटल मशीन लगाते हैं वो सारे चीज़ें हम डॉक्टर के अनुसार करेंगे। तो ये सब जो है एक नर्स का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि जल एवं विद्युत विश्लेषण का संतुलन कायम रखेंगे। विद्युत विश्लेषण की बात किया जाए तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का जो है संतुलन कायम रखेंगे। नेक्स्ट है पोषण के निर्वाह हेतु बार बार कम मात्रा में आहार दें। पोषण जो है अच्छे रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बार बार कम मात्रा में जो है पोषण आहार देंगे, समझ गए। नेक्स्ट आपका है कि माता पिता को मानसिक मजबूती और विश्वास प्रदान करें एवं उन्हें बच्चे को स्थिति एवं समस्या के बारे में समझाते रहें, ठीक है। एक नर्स क्या क्या कर सकती है आप लोग देख लीजिए।
नेक्स्ट है बच्चे को प्रेम और स्नेह का प्यार दें। माता पिता के सहायता से बच्चे को सभी आरोग्यकारी ज़रूरतों को पूरा करें। मतलब बच्चा जो चाहता है उसको जो है माता पिता के सहायता से सभी आरोग्य मतलब उपचार के लिए सभी जो है ज़रूरत है उसको पूरा करें माता पिता के सहायता लेके, ठीक है। यदि संक्रमण हो तो उपयुक्त प्रतिजैविक औषधियाँ देंगे, एंटीबायोटिक दवाइयाँ देंगे इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। चौथा यहाँ पे देखिए 14 है कि संभावित जटिलताओं पर निगरानी रखें। कोई अगर इससे संबंधित और ज़्यादा जटिलता होता है उस पर निगरानी रखेंगे और जैसे ही लगेगा कि इसमें कुछ और लक्षण दिखाई दे रहा है असमान रूप से तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सब जो है नर्स का काम होता है जिसको हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। लास्ट है परामर्शिक संस्थाओं की सहायता प्राप्त कर गरीब बच्चों के ऑपरेशन करवाने में मदद करेंगे। अब जिसको कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज हुआ है तो उसको जो है या जो है दवाई से अगर सही नहीं होने वाला होगा तो क्या करेंगे, उसको हार्ट का ऑपरेशन होगा। और वैसे में जो है क्या होता है परामर्श जो परामार्थिक संस्था है जो एक गरीब बच्चों को मदद करता हो इकोनॉमिकल रूप से ट्रीटमेंट में, तो वैसे संस्थाओं की सहायता से ऑपरेशन करवाने में मदद करेंगे क्योंकि इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्च आता है तो एक नॉर्मल और गरीब के लिए संभव नहीं होता है। तो इसके लिए जो संस्था है जो अपना कंट्रीब्यूट करता है समाज में लोगों को उपचार सही कराने में, तो जो है उस संस्था का सहयोग से ऑपरेशन सर्जरी करवाने में मदद करेंगे। तो ये सब जो है नर्स का काम होता है। जो नर्स जो है आप लोग जानते हैं क्या क्या कर सकती है, पोषण से लेके स्थिति से लेके वाइटल साइन से लेके श्वसन से लेके दवाइयाँ से लेके लक्षण विलक्षण दिखाई दे उस सब में टोटल चीज़ को जो है नर्स ऑब्जर्व करती है और उसी चीज़ को जो है पॉइंट बाय पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे दोनों प्रश्न को अच्छे से। मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो जब स्टार्ट करते हैं तो तो अच्छे से देख लीजिए और फिर RM नर्सिंग पर जाकर rmnursing.blogspot.com पर जाकर ये जो क्वेश्चन सारा यहाँ पे हम लिखे हैं यही ठीक इसी प्रकार से वहाँ भी लिखा मिल जाएगा। तो एक बार खुद से थ्योरिकल टाइप में पढ़ ले ताकि चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। तो इसके लिए rmnursing.blogspot.com पर जाइए, पढ़िए और PDF भी वहीं पर मिल जाएगा आपको सारा चीज़ें, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।